हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज के इस वीडियो में हम बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2021 पेपर का सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। यानी 2021 में जो आपके बीएचयू रीड के रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर आया था, तो उसका मैं आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ। जैसे कि पार्ट 1 कल के सेशन में हमने स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट टू 20th एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया और आज के इस सेशन में हम 21 से लेकर 40 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड थे। 4 to 20 क्वेश्चंस में से 3 से 4 क्वेश्चंस जो है आपके ये रिपीटेड थे। और आज के भी सेशन में हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो प्रीवियस पेपर से 10 to 12 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। तो ये एनालिसिस था हमारा कि हमने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करा और ये देखा कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ये 10 से लेके 12 एमसीक्यूज जो है ये रिपीटेड होते हैं। तो आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट तो ऑब्वियसली रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जिससे कि आप इजीली आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। अब उसी के साथ साथ जैसे कि आपको पता है 25 जून 2022 का आपका बीएचयू रीड 2022-2023 सेशन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट्स मुझे एडमिट कार्ड के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं बार बार चेक कर रही हूँ डेली वेबसाइट। जब भी एडमिट कार्ड आपके रिलीज होते हैं मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि आपको एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। तो फिलहाल अब आपको ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना है। जब भी आपके एडमिट कार्ड आते हैं मैं आपको बता दूंगी। आपको बस अभी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करनी, क्योंकि आपकी बहुत कम डेज बचे, कभी भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है। तो आपको अच्छी आपकी प्रिपरेशंस होनी चाहिए, जिससे कि आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर को अटेंड करते हो तो आप इजीली इस एंट्रेंस टेस्ट का क्वालिफाई कर पाओगे। जैसे कि आपको पता है टोटल 40 एमसीक्यूज आपसे पूछा जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी से लिए, इसीलिए 40 एमसीक्यूज के लिए यानी 120 मार्क्स का हम आपको गारंटी देते हैं। 120 मार्क्स के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो हम आपको रिविजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जिसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। 10 मॉक टेस्ट, जैसे आप नोट्स रीड करते जाओगे डेली, उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट करिए। 1 और 2 मॉक टेस्ट आपको डेली सॉल्व करना है। हर एक मॉक टेस्ट में 40 क्वेश्चन है, उस तरीके से टोटल 400 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। एंड फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ। बहुत ही, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीडीएफ होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे एमसीक्यू जो जनरली गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर बीएचयू रीड के 2016 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस पीडीएफ में कवर कर रखे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दोनों ही लैंग्वेज में आपको सारा कंटेंट मिलता है, हिंदी में भी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो ये सारा रिविजन पैकेज हम गारंटीड आपको देते हैं, जिससे कि 35 से 37 जो क्वेश्चन है हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, हमारे कंटेंट की कंप्लीट गारंटी होती है, जिससे कि 35 से 37 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से पूछा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, इस कंटेंट की गारंटी है कि हमारे जो प्रीवियस ईयर बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा जो सक्सेस रेट था प्रीवियस ईयर ये 90% था। यानी 90 to 95% स्टूडेंट्स ने इजीली अपने बीएचयू रीड के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। तो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इस रिविजन पैकेज के थ्रू। तो स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगता है, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहां से डायरेक्टली आपको हमारा ये रिविजन पैकेज मिल जाए। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से रिविजन पैकेज किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है यहाँ पर मैंने बता दिया। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जो 20 एमसीक्यूज रह गए थे उसे हम एक बारी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है 11 अप्रैल 2021 का जो पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। कल जैसे कि आपको पता है, कल हमने यहाँ से 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया था और आज के सेशन से हम क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, 20 एमसीक्यूज यहाँ तक हमने सॉल्व करा था। आज के सेशन में 21st एमसीक्यूज हम देखते हैं। इन सैम्पलिंग टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि सैम्पलिंग टेक्निक्स में दिए गए ऑप्शंस में से, इन सारे ऑप्शंस में से
कौन सा पार्ट नहीं होता है सैम्पलिंग फ्रेम का। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। जब भी रिसर्चर्स सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए तो एक लिस्ट बनाते हैं। उस लिस्ट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो आपको रिस्पॉन्स करते हैं, उनकी लिस्ट होती है जिसमें उनका पर्टिकुलर नेम मेंशन होता है। ठीक है, तो इसी लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम, क्योंकि रिसर्चर को इजी हो जाता है इस फ्रेम से अपने रिस्पोंडेंट्स को सिलेक्ट करने के, तो इसी ही कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तब मैं बता दूं सैम्पलिंग फ्रेम में लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स होती है। पॉपुलेशन में जो भी अपने मेंबर्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है, तो ये ऑब्वियसली करेक्ट है, तो बेसिकली डेफिनेशन ही हो गई सैम्पलिंग फ्रेम की। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ वोटर्स, यस वोटर्स की भी लिस्ट होते हैं, जैसे कि आप देखोगे वोटर्स की लिस्ट बनाई जाती है, उसे भी सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। लिस्ट ऑफ रेस्पोंडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की लिस्ट होती है जो रिस्पॉन्स करने वाले, तो रिस्पोंडेंट्स ओनली। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तीनों भी सही है। हमें कौन सा सैम्पलिंग फ्रेम का पार्ट नहीं होता है ये पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स। लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स नहीं होते हैं सैम्पलिंग फ्रेम में, रैंडम नंबर्स नहीं होते, याद रखिएगा, जिसमें आपके रिस्पोंडेंट्स के प्रॉपर एक लिस्ट होती है, उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो गया फर्स्ट, लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है इन अ स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स व्हेन द वेरिएबल्स चेंज देयर डायरेक्शन इन अपोजिट मैनर। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, एक स्टडी परफॉर्म करी गई जिसमें दो वेरिएबल्स है। अब ये दो वेरिएबल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, अपोजिट मैनर में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन। मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, बहुत बारी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, हमारे कंटेंट का ही क्वेश्चन है। अपोजिट डायरेक्शन में जब भी दो वेरिएबल मूव करते हैं उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। तो जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज। ओके, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, तो उनका वेट भी क्या होता है, लॉस होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये नेगेटिव कोरिलेशन के एग्जांपल है, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the stem and leaf display is an effective, quick and simple way of displaying a. So stem and leaf display ये क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है। मैं आपको बता दूं ये किस तरीके से, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी होगी, मैंने यहाँ पर बताया है। डेफिनेशन है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले और स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को हम कहते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट। तो ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसमें आप आपके क्वांटिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आपके पास जो भी क्वांटिटेटिव डेटा होगा उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इतना ही याद रखना है, लिव एंड स्टेम स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एंड स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ये एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके थ्रू आपके जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आंसर मार्क करा गया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि हमने देख लिया, प्लॉट है, यानी ऑब्वियसली रिसर्च अपनी रिसर्च में रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को ग्राफिकल वे में उसको कन्वर्ट कर फिर उसको एनालाइज करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज जो हमेशा कंटिन्यूसली बदलते रहती है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से ग्राफ में अगर आप ग्राफ देखते तो कभी आपको सेम पोजीशन पर ग्राफ नहीं दिखता, हर वक्त जो आपकी फ्रीक्वेंसी नंबर्स डेटा है वो चेंजिंग मोड में होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके सैंपल्स को, जो भी आपके पास सैंपल से डेटा कलेक्ट होता है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हो और उससे स्टडी करते हो, तो इसी को हम कहते हैं स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले एंड स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज यूजफुल टू चेंज वैल्यूज इन द वेरिएबल ओवर द टाइम। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने आंसर नहीं बताया है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हो और उसमें वेरिएबल जो है बदलते रह रहा है हर वक्त। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कोई भी ग्राफ हो, ग्राफ में जब भी आप वैल्यूज डालते हो तो वो ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हर वक्त वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ऑब्वियसली पाई चार्ट नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर पाई डायग्राम नहीं हो सकता। ये बेसिकली परसेंटेज को डिवाइड करता है। तो पाई डायग्राम हम बेसिकली जब भी कोई वेरिएबल कम ज्यादा होता रहता है, हर वक्त चेंज हो रहा है, तो उसके लिए पाई डायग्राम नहीं यूज करा जाता है। उसके लिए ज्यादा करके बार डायग्राम और लाइन डायग्राम का यूज करा जाता है। और याद रखना है आपको, जब भी
ऐसे वेरिएबल जो ओवर द टाइम यानी हर टाइम बदलते रहते हैं, तो उनके लिए जो डायग्राम यूज करा जाता है वो होता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से जो बताते हैं। तो ये बहुत इजी वे होता है लाइन डायग्राम का यूज करने के लिए, जब आपका जो डेटा ऐसा है जो ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है, लाइन डायग्राम, बट इन्होंने आंसर नहीं बताया है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट question number 25. The effect of the exposure of interest on the outcome is distorted because of the effect of extraneous factors that are related to both exposure and outcome. This phenomena is known as. So यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर इफेक्ट देखा जा रहा है किस चीज का। मान लीजिए एक पर्सन है, उस पर्सन को इंटरेस्ट है किसी स्टडी में, तो उस पर्सन ने एक स्टडी परफॉर्म की जिसमें उसको इंटरेस्ट है, और उसके उन्होंने आउटकम देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टडी उन्होंने परफॉर्म की, जो एक्सपोजर है, ठीक है, जो स्टडी परफॉर्म की उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। किस वजह से? जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स है उन्होंने यहाँ पर, ये जो भी दोनों वेरिएबल्स यानी एक्सट्रेनियस फैक्टर्स इस वेरिएबल से भी हो सकते हैं, इस वेरिएबल से भी, जो दोनों वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर ऐसे वेरिएबल जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं, तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं कंफाउंडिंग फिनोमिना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर इस स्टडी में बताया गया है कि आपका यहाँ पर जो एग्जाम्पल दी गई है कि एक पर्सन है, उन्होंने कुछ स्टडी परफॉर्म करी और उससे कुछ आउटकम देखे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों भी जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, दोनों भी वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की वजह से अफेक्ट हो रहे थे। मान लीजिए जो स्टडी परफॉर्म करी उस पर उनको करेक्ट डेटा नहीं मिला होगा। ओके, करेक्ट डेटा की वजह से आउटकम में कुछ प्रॉब्लम आ गई होंगी। कुछ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स ऐसे हो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो दोनों भी वेरिएबल को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको कई सारी वीडियो लेक्चर्स में भी सॉल्व करवाए हैं। हमारे जो रिवीजन पैकेज है उसमें भी ये क्वेश्चन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सो यहाँ पर बताया गया है, इफ वी आर डूइंग एनालिटिकल स्टडी एंड स्टडी आउटकम इज ऑफ एक्यूट नेचर एंड रेयर कंडीशन, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम एनालिटिकल स्टडी अगर परफॉर्म कर रहे हैं और स्टडी के जो आउटकम है इस तरीके से आ रहे हैं जो कि रेयर है, रेयर कंडीशन में आते हैं, तो उस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्टडी का यूज करा जाएगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई डिसीज है, किसी किसी पर्सन को एक ऐसी डिसीज हो जाती है जिसका कोई एकदम रेयर कंडीशन में रेयर डिसीज होती है जो, तो मान लीजिए ये मेडिकल फील्ड में ज्यादा यूज करी जाती है एनालिटिकल रिसर्च। अब एनालिटिकल रिसर्च ऐसे रिसर्च जिसके जो आउटकम्स आ रहे हैं आपको वो रेयर हो रहे हैं, यानी रेयर डिसीज हो रही है मान लीजिए किसी पर्सन को, तो वो स्टडी डिजाइन, उस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर केस कंट्रोल स्टडी का यूज करेंगे। अब केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक न्यू क्वेश्चन हमें देखने मिला है। ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी ऐसा होती है जो हमारे ऑब्जर्वेशंस पर होती है, हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर्स जो है उस डिसीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो उनके आउटकम्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आने लगते हैं, कुछ भी आउटकम्स आने लगते हैं जो कि रेयर होते हैं। ठीक है, जब भी दो आउटकम्स, मान लीजिए कुछ दो आउटकम्स आ रहे थे, ठीक है, डॉक्टर्स को कोई डिसीज से रिलेटेड दो डिफरेंट आउटकम्स आ रहे थे, तो इन डिफरेंट आउटकम्स मतलब इनका क्या रीजन है, क्यों ये जो आउटकम्स है दोनों भी, आउटकम फर्स्ट एंड आउटकम सेकंड, क्यों डिफरेंट आ रहे थे, तो इनका रीजन क्या है, रीजन जानने के लिए रिसर्चर जो है केस कंट्रोल स्टडी का यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केस कंट्रोल स्टडी का यहाँ पर यूज करा जाएगा और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, the validity that refers to extent to which new questionnaire conforms to existing ideas or hypothesis is known as। so इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली वैलिडिटी का एक टाइप है, उसकी डेफिनेशन है। so ऐसी वैलिडिटी जिसमें आपको कोई न्यू चीज के बारे में, किसी चीज के क्वालिटीज के बारे में आइडिया लगता है, तो उस वैलिडिटी को हम कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो मैं आपको बता दूं, क्राइटेरियन वैलिडिटी वो वैलिडिटी होती है जिसमें आप जो भी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स यूज करते हो, ठीक है, मेजरमेंट्स आप यूज करते हो रिसर्च में, उसकी मेन वो क्वालिटी को बताता है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्राइटेरियन वैलिडिटी आपके जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं उनकी क्वालिटीज को बताता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
फिर उसी तरीके से वैलिडिटी के जो टाइप्स होते हैं उस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे जाने के चांसेस है। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है, जो आप कंटेंट देखकर बता दो। जैसे मैथ्स का पेपर आ रहा है आपको, मान लीजिए आपका केमिस्ट्री पेपर है, आपको मैथ्स पेपर आ गया, तो आप कंटेंट देखकर ही बता दोगे कि क्या लिखा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैथ्स में भी दो पेपर होते हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा ज्योमेट्री का पेपर है, मान लीजिए आपका अलजेब्रा का पेपर है, आपको ज्योमेट्री का पेपर आ गया, तो आप क्या करोगे, कंटेंट देख के बताओगे कि कौन सा पेपर है। नहीं, ये अलजेब्रा नहीं है, आप बोलोगे ये ज्योमेट्री पेपर है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंटेंट वैलिडिटी। आप कंटेंट देख के बताते हो कि ये क्या है। ठीक है, और फेस वैलिडिटी क्या होता है, फेस वैलिडिटी मतलब जिसको हम देख कर ही बता दो। अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश का पेपर आ रहा है, आपका इंग्लिश का पेपर है और मैथ्स का पेपर है, तो आप मैथ्स है या नहीं है आप एक ही बारी देखकर बता दोगे, हाँ ये मैथ्स का पेपर है, हाँ ये इंग्लिश का पेपर है। तो फेस वैलिडिटी जिसको आपको देख कर ही पता चल जाता है, और कंटेंट जिसको आप कंटेंट का यूज कर कर देख लेते हो। तो इस पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू गुड एंड हैट स्केलिंग टेक्निक्स। सो गुड एंड हैट ये साइंटिस्ट है, मैं आपको बता दूं ये सोशियोलॉजिस्ट में बहुत फेमस साइंटिस्ट है। इन्होंने बुक लिखी है सोशियोलॉजी में, जो कि है मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी, और जो रिसर्च में मेथड्स यूज करे जाते हैं उससे रिलेटेड इन्होंने बुक लिखी है, जिसमें इन्होंने स्केलिंग टेक्निक्स के बारे में बताई है, जो कि क्वालिटेटिव डेटा को कन्वर्ट करता है क्वांटिटेटिव डेटा में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 क्वेश्चन बता रहा है हमें, अ स्टडी वेयर द इन्वेस्टिगेटर्स इंट्रोड्यूस एन इंटरवेंशन एंड ऑब्जर्व द इवेंट्स विच टेक प्लेस इज। सो यहाँ पर क्या है, जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, रिसर्चर होता है, जो रिसर्च कर रहा है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर। तो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एक वेरिएबल को लेता है और दूसरे वेरिएबल को ऑब्जर्व करता है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका। ओके, एक वेरिएबल लेता है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहा है, जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व कर कर बता रहा है। तो ये स्टडी क्या हो गई आपकी, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a research problem is considered to be good if it is meets the following criteria। so यहाँ पर हमें कुछ फॉलोइंग ऑप्शंस दिए गए हैं, और मैं बताना है कि रिसर्च प्रॉब्लम को हम कब कहेंगे, वह एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल होनी चाहिए, यानी ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसको आप हर डायरेक्शन में उसका आप आंसर फाइंड आउट कर सको, उसको हर डायरेक्शन में आप रिसर्च कर सको। इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, यस, आपको उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया रिसर्च आपका 1 ईयर और 2 ईयर का नहीं होता है, 5 to 6 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पेंड करते हो आप। इसीलिए उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉवेल होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, जिसमें आप सही तरीके से आप रिसर्च करो, आप कोई गलत काम ना करो। रिलेवेंट यानी जो ऐसी चीजें जिस पर आप रिसर्च कर सको, आपका रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिस पर आप रिसर्च कर सको। तो ये सारे अगर एक रिसर्च प्रॉब्लम ऐसी होती है, फिजिबल, इंटरेस्टिंग, नॉवेल, एथिकल एंड रिलेवेंट, तब आप कहोगे कि वो रिसर्च प्रॉब्लम जो है एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोप स्टैंड्स फॉर। तो कोप का फुल फॉर्म होता है कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, यानी आप जो भी आपके पब्लिश करते हैं आपके रिसर्च, उसके एथिक्स, उसके रूल्स से रिलेटेड। तो ठीक है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कॉप जो होता है इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। each of the following is true about cross sectional study except। तो यहाँ पर हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए, हमें बताना है कि सारे सही ऑप्शन से बस एक ही ऑप्शन को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर सारे सही ऑप्शन दिए गए हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है। बेसिकली जो फर्स्ट हमारे माइंड में आता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, जो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए की जाती है, वो स्टडी में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेकंड ऑप्शन देखते हो तो बता रहा है डेटा आर कलेक्टेड एट मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, यानी आप मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करोगे, कितने भी बार आप डेटा कलेक्ट करोगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है कि एक कम पीरियड के लिए होते हैं, बहुत क्विक वे में आप रिसर्च करते हो, तो यहाँ पर आपको एक फिक्स टाइम होता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें आप अनेबल होता है इंसिडेंट्स को मेजर करना, ये रिलेटिवली क्विक होती है, इजी होती है कंडक्ट करने के लिए, एबल टू मेजर प्रिवेलेंस, यानी अब जो चल रहा है, जो
जो प्रेजेंट में जो चल रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी का ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और मैंने ये क्वेश्चन, और मैंने आपको ये भी कहा था, मुझे याद है जब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी लेक्चर सीरीज में, मैंने आपको सेम बोला था कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सैम्पलिंग एरर, सॉरी स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। किस तरीके से, देखिए जैसे आपने सैंपल्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करा और उस डेटा को आपने ग्राफिकल वे में ऐसा कुछ इस तरीके से आपने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने डेटा कलेक्ट करके उसको ग्राफिकल वे में कन्वर्ट कर दिया, यानी आपने क्या बनाया, आपके सैंपल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सैंपल से आपको जो डेटा मिलता है, सैंपल्स को आप इस तरीके से, डेटा को आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, आपका सैंपल जो आपके जो डेटा है वो किस तरीके से स्प्रेड है, आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड है, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो ये मैंने आपको वीडियो में, लेक्चर सीरीज में बहुत डीप में, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट, DOI in a published research paper stands for, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। DOI क्यों यूज करा जाता है आपको मैं बता दूं, रिसर्च आर्टिकल जो हैं उनके वेब एड्रेस को बताने के लिए डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर का यूज करा जाता है। ठीक है, और ये हमारे, मैं आपको बता दूं, एक सेम क्वेश्चन हमारे रिविजन पैकेज में है, 2019 में भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, question number 35, which of the following is a technique used for controlling experimental bias। यहाँ पर बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट के जो बायस होते हैं, एक्सपेरिमेंटर यानी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उनके बायस को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करा जाता है, वो है डबल ब्लाइंड टेक्निक। डबल ब्लाइंड टेक्निक बेसिकली क्या होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंटर्स को, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको भी कुछ पता नहीं होता है, ना ही रिस्पोंडेंट्स को कुछ पता होता है कि उनको कौन सा टॉपिक, कितना उनको सैंपल्स मिलने वाला है, कहाँ से, मतलब रैंडमली उनको ब्लाइंडली, मतलब वो टॉपिक दिया जाता है, बस उसमें वो फाइंड आउट करने, कुछ उसको एग्जामिन करने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लाइंडली आप रिसर्च करोगे, यानी इस तरीके से कि आपको ये नहीं कि आपको इतना ही सैंपल लेना है, आपको इसी जगह से लेना है, ऐसा नहीं। अब ब्लाइंडली आप किसी भी तरीके से रिसर्च करें जिसमें कि आपके बायस, यानी आपके जो एरर्स होते हैं, आपके बायस होने के चांसेस, यानी आपके रिसर्च का झुकाव एक तरफ नहीं होता है, तो इसीलिए डबल ब्लाइंड टेक्निक का यूज करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ को देखकर आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर क्राइम हो रहा है किसी सिटी में, जैसे कि यहाँ पर किडनैप, मर्डर, ओके, तो ये सारे क्राइम्स यहाँ पर बताए गए हैं और यहाँ पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमें बता रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस इन क्राइम बिटवीन 1999 एंड 2000, यानी 1999 से 2000 के बीच में क्राइम का हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आपको किस तरीके से इसको करना है कि आपको पहले सारे जो 1999 में जो क्राइम हुए उनको ऐड करना है। ठीक है, क्राइम इन 1999, ठीक है, उसको आपको ऐड करना है। तो 1999 जिसके यहाँ पर देख रहे हो आप ग्रीन कलर से शो किया गया है यहाँ पर क्राइम, तो कितना है 65 प्लस 54 प्लस 74, ठीक है, नेक्स्ट 36 प्लस 26। तो आप इसका एडिशन करिए, एडिशन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है आपका 255। ठीक है, 255 आंसर आ रहा है, तो मैंने डायरेक्टली एडिशन कर लिखा है। उसी तरीके से क्राइम इन 2000 में जो क्राइम हो रहा है आप उसे लिखिए। ठीक है, 2000 वाइटिश ब्लॉक से हमें बताया गया है, तो यहाँ पर आपको काउंट करना है 72 प्लस 63 प्लस 59, ओके, देन 40 एंड प्लस 35। आप इसको ऐड करिए, एडिशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा 269। अब आपने ऐड कर लिया, अब इनको आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस यानी आपको माइनस करना है दोनों भी क्राइम के लिए। ठीक है, तो 269 माइनस 255, तो इनको आप माइनस करिए, आ जाएगा आपका आंसर 14। ठीक है, तो कितना आपका डिफरेंस आया 1999 से 2000 के बीच में 14। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही आपको बार चार्ट दिया गया है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमें, व्हाट वाज इंक्रीज परसेंटेज इन रेप फ्रॉम 1999 टू 2000। 1999 से 2000 के बीच में रेप में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है रेप क्राइम में। ठीक है, तो यहाँ पर रेप का उन्होंने क्राइम बताया है, तो यहाँ पर हमको इंक्रीज परसेंटेज बताना है कि 1999 से 2000 के बीच में कितना इंक्रीज हुआ है। तो उसके लिए परसेंटेज इंक्रीज का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है फाइनल, आपकी जो फाइनल है जो बिग वैल्यू है माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, और परसेंटेज ले रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पर 100% लिखना है। ठीक है, तो फाइनल क्या है वैल्यू 40, 40 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100, तो 40 माइनस 36 हो जाएगा 4, 40 इंटू 100, तो यहाँ से आप 0 0 कैंसिल करिए, आंसर आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर 10% आ रहा है लेकिन इन्होंने 11% आंसर में दिया है। तो आप ऐसा करिए, जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्लोजेस्ट वैल्यू आपको मार्क करना होता है। तो 10 के क्लोज जो वैल्यू है यहाँ पर वो है 11%, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेबल चार्ट से रिलेटेड। ओके, अब टेबल डायग्राम में क्या बता रहा है यहाँ पर, टेबल डायग्राम में बता रहा है अगेन यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये अब्रॉड गए स्टडी करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट स्टेट से जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी करने अब्रॉड गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सारा यहाँ पर चार्ट दे रखा है, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन सब में स्टूडेंट्स कितने पूरे ईयर में 1995 से 1999 तक कितने स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टेट से अब्रॉड गए हैं स्टडी करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर आपको नीचे आना है, what was the percentage increase in the number of students from West Bengal from 1997 to 1999। तो यहाँ पर हमें बता रहा है 1997 to 1999 में वेस्ट बंगाल में, यानी यहाँ पर आपको ये दोनों ब्लॉक को याद रखना होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है रेट स्टूडेंट्स का। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सिंपल है, परसेंटेज इंक्रीज तो किस तरीके से आप निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, परसेंटेज निकाल रहे हैं इनटू 100। ठीक है, तो फाइनल कितनी यहाँ पर आपको देखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया दो ब्लॉक आपको देखना है, 600 माइनस 450 डिवाइडेड बाय इनिशियल 450 इंटू 100%। ठीक है, अब आपको नीचे आना है, 60 माइनस 450 हो जाता है आपका 150 डिवाइडेड बाय 450 इंटू 100%। तो यहाँ पर आप देखोगे आंसर आपका आ जाएगा 100/3 विच इज, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करते हो तो आता है 33.33%। तो 33.33% को हम 33 1/3, 33 ऑफ 1/3 इस तरीके से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन में अगेन वही चार्ट दिया गया है और क्वेश्चन देखते हैं हम, इन केस ऑफ विच स्टेट was there a continuous increase in the number of students over the given areas। तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, कौन से ऐसे स्टेट है जिसमें हर ईयर में जो है स्टूडेंट जो जा रहे हैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए वो इंक्रीज ही होते जा रहा है। तो देखिए आप महाराष्ट्र में पहले 723 था, फिर 840, फिर 900, 920 एंड 925, यानी महाराष्ट्र में बढ़ते ही जा रहा है। उसी तरीके से केरला में आप देखते हो 1035 से 940 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। कर्नाटका में 750 से 600, अगेन इसमें क्या हो रहा है 1995 में ज्यादा है, फिर डिक्रीज हो जा रहा है। देन वेस्ट बंगाल में 500 550 से 450 हो जा रहा है, कम डिक्रीज हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से दिल्ली में 1500 से 1625, तो यहाँ पर 1500 है, फिर 1625 से 1700 है, लेकिन 1700 के बाद डिक्रीज हो गया है 1475, तो दिल्ली भी नहीं होगा। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में 800, then 840, then 875, then 925, then 785, तो यहाँ पर डिक्रीज हो गया लास्ट में, तो आंध्र प्रदेश भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र है। कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको देखना है कि कहाँ पर नंबर इंक्रीज हो गया और कहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है
आइडेंटिफाई द साइटेशन इफ एन आर्टिकल इज साइटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दिया गया है, एक आर्टिकल जिस तरीके से साइट करा गया है उसका हमें एग्जाम्पल दिया गया है, और हमें बोला गया है कि कौन से साइटेशन का स्टाइल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एपीए, एमएलए, शिकागो, ये स्टाइल क्या होता है वो बता दिया था लेक्चर सीरीज में, और मैंने बोला भी था इसके आपको कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हम स्टाइल देखते हैं, साइटेशन जो साइटेशन स्टाइल में इन्होंने जो आर्टिकल दिया है उसके फॉर्मेट को देखकर हमें बताना है कौन से स्टाइल का साइटेशन है आपका। ठीक है, तो कौन से स्टाइल है, पहले यहाँ पर नेम दिया गया है, ऑथर नेम। ठीक है, ऑथर का नेम दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमर्स में ब्रेकिंग द बाउंड्स ऑफ डोमेस्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ तक लॉस तक, तो ये जो दिया गया है उसके बाद आपको याद रखना है ऑथर के नेम के बाद आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल का नेम। ठीक है, फिर उसके बाद जो दिया गया है यहाँ पर शेक्सपियर बुलेटिन, ये जर्नल का आपका नाम दिया गया है। फिर उसके बाद जर्नल का वॉल्यूम जिसे कहते हैं जर्नल नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर जर्नल वॉल्यूम दिया गया है, जर्नल वॉल्यूम के नंबर्स दिए गए हैं, फिर उसके बाद ईयर दिया गया है, और उसके बाद पेज नंबर दिया गया है। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपके एमएलए साइटेशन स्टाइल का फॉर्मेट है। ठीक है, तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मॉडल लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, तो एमएलए का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 40 MCQ सॉल्व करवा दिया है, और जैसा कि मैंने ये पेपर को एनालाइज करा और ये पाया कि इस पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूज करे गए थे 2019 से, और जो 2020 में भी क्वेश्चन दिया गया है, वैसे अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो आप बेसिकली 10 मानकर चलो, तो 10 ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको सारे मैं आपको बता रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि रिपीट होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। आपको मान लीजिए 40 में से 10 क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ये 10 मार्क्स आपके हाथ में ही है। आपको ये जो 10 मार्क्स है इसको कहीं पर भी आपको लॉस नहीं करना है, आपके मार्क्स को लूज नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है हमारे इस रिवीजन पैकेज से, किस तरीके से आप कम से कम दिन में इस रिवीजन पैकेज का यूज कर कर आपकी स्टडी परफॉर्म करते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं, एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें मैं बता दूं आपको, जैसे कि प्रीवियसली एक स्टूडेंट है जिनको मतलब उन्होंने इंटरनेट से स्टडी करा था। इंटरनेट से उन्होंने जब स्टडी करा तो उनको सब समझ में आ गया था, लेकिन जब एंड टाइम आने लगा था एग्जाम का वो बहुत कंफ्यूज रहती थी। तो उन्होंने क्या करा, एंड टाइम पर रिवीजन पैकेज लिया। ठीक है, तो क्योंकि अगर आप इंटरनेट से पढ़ते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, आपको समझ में भी आने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा कंटेंट होने की वजह से आप कंफ्यूज होने लगते हो कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप याद रखें आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको लिमिटेड पढ़ना है। तो इस रिविजन पैकेज में आपको लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आप वो स्टूडेंट जो थी उसने 5 to 6 डेज पहले इस रिवीजन पैकेज को लेकर उन्होंने बीएचयू रीड के एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। तो आपको जल्द से जल्द इस कंटेंट को परचेस करना है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आपने देख रहे हो इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट, गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।